बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जिसका टाइटल है बैंक। बैंक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, और उसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं उसको भी हमने काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया कि बैंक्स की कौन कौन सी इकसाम होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि तजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या होते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए डेली बेसिस पे आप लेक्चर को ज़रूर देखें यूट्यूब पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि तजारती बैंक्स क्या करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनके क्या क्या फ़राइज़ हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है अमानतें जमा करना। अमानतें जमा करना मीन्स एक तरफ हम सेवर्स हैं, यानी जो लोग बचत करते हैं वो अपनी बचत की हुई रकम को कहाँ पे जमा करवाते हैं, बैंक्स के अंदर। किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो सकता है, HBL में हो सकता है, एलाइड में हो सकता है, कोई भी। ठीक है, अब ना अकाउंट्स यानी अमानतें जमा करना। अब जब आप बैंक में जाते हैं कोई भी अपना अकाउंट कोई डिपॉज़िट कराने, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जमा कराएंगे ना। सबसे पहले बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट खोलेगा आपके नाम का। आप उस अकाउंट के अंदर फिर अपनी रकम को जमा कराएंगे, और वो अकाउंट की भी नौयत होगी कि आप किस किस्म की उस पर जमा करवाना चाहते हैं। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं। एक होती, सबसे पहले होती है मियादी अमानतें। मियादी अमानतें जब आप लंबे टाइम के लिए बैंक के अंदर पैसा रखवाएंगे, तो डेफ़िनेटली जितना जैसे सालों के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आप पैसा बैंक के अंदर रखवाएंगे, तो उसके ऊपर बैंक आपको अच्छी अमाउंट में सूद अदा करेगा। ठीक है, ये है पहली, इसको कहते हैं टाइम डिपॉज़िट। ठीक है, ये मियादी अमानतें। इस पे अब ऐसा है कि आपने एक लंबे टाइम के लिए जब बैंक के अंदर जमा करवा दी, अब आप अपनी मर्ज़ी की बुनियाद पे बैंक से पैसा नहीं निकलवा सकते, बल्कि आपको नोटिफिकेशन या कुछ इस तरह से, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो आपको बैंक को नोटिफिकेशन देना होगा। और फिर होती है तलबी अमानतें। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं डिमांड डिपॉज़िट्स। अब ये जो डिमांड डिपॉज़िट है, ये क्या होता है, ये जो रोज़मर्रा की लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इसमें आपको पैसा जो बैंक में रखवाया है, अगर मैंने अभी बैंक के अंदर डिपॉज़िट करवाया है, मैं अगले मिनट में भी अपना पैसा बैंक से निकलवा सकती हूँ। इस तरह की अमानतों के ऊपर बैंक आपको कोई सूद अदा नहीं करेगा, बल्कि थोड़ी सी रकम आपसे लेगा। आप, क्योंकि बैंक आपकी खिदमत दे रहा है, आपकी रकम की हिफाजत कर रहा है, तो वो आपको सूद नहीं अदा करेगा, बल्कि कुछ रकम आपकी काटेगा, जैसे ATM फ़ी या किसी भी सूरत में, क्योंकि वो आपकी अमानतों की हिफाजत करता है, जिसको सर्विस चार्जेस भी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती हैं बचत अमानतें। अब ये हैं, अच्छा, बचत और मियादी अमानतें क्या है तो ये भी लंबे अरसे के लिए ना। ये है सेविंग डिपॉज़िट। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है, जो सेविंग, ये टाइम डिपॉज़िट का मतलब है सेविंग में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, जो मियादी अमानतें हैं उसका टाइम पीरियड आपकी बचत अमानतों से भी ज़्यादा होगा। यानी बचत अमानतें अगर 1 या 2 साल के लिए आप डिपॉज़िट करा रहे हो, तो मियादी अमानतें आपकी 10 साल या 15 साल, इस तरह से इसका टाइम पीरियड हो सकता है। और फिर जितने टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए आप बैंक में रखेगा, उतना ही ज़्यादा बैंक आपको मुनाफा देगा। यानी मियादी अमानतों में शरह सूद ज़्यादा आपको मिलेगी, बचत अमानतों में आपको शरह सूद कम मिलेगी। डिपेंड करता है कि टाइम जितना बढ़ता जाएगा, उतनी आपको सूद की रकम ज़्यादा मिलती जाएगी। और तलबी अमानतों पे किसी भी किस्म का सूद नहीं मिलेगा। फिर चौथा अकाउंट है नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर शराकती खाते। अब इसका क्या मकसद है, अब इसका ये मकसद है कि जो अमाउंट आप बैंक में रखवाते हो, बैंक आपकी रकम से क्या करता है, कारोबार शुरू करता है। कोई भी कारोबार हो सकता है। अब कारोबार में तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, कारोबार में नफ़ा भी हो सकता है और कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। अब क्या करेगा बैंक, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, जब बैंक ने आपके पैसे से कारोबार किया, अगर बैंक ने प्रॉफिट कम अर्न किया, तो बैंक आपको उसमें नफ़ा देगा, और अगर बैंक को नुकसान हो जाता है, फिर आप नुकसान के भी ज़िम्मेदार बनेंगे। जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें, तो आपकी जो ये मियादी अमानतें और बजट अमानतें हैं ना, ये हराम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कह रही हूँ। और जो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर शराकती खाते, अगर वाकई में ये नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे हों, तो ये वाले अकाउंट
वैलिड है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बैंक्स में खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि बैंक कारोबार क्या करता है। अगर बैंक कारोबार सिर्फ यही करता है कि वो लोगों को बस कर्जे देता है सूद पे, फिर वो तो अमाउंट, फिर उसमें तो नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सिर्फ आपका अकाउंट उस वक्त फिर हलाल कैटेगरी में जाएगा जब नफ़ा नुकसान दोनों पॉसिबिलिटीज़ हों। और ठीक है, नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर जो आपके अकाउंट खुलेंगे, इसमें आपको जब बैंक नफ़ा कमाएगा आपको नफ़ा देगा, जब बैंक को नुकसान होगा तो आप नुकसान में भी हिस्सेदार बनेंगे। ये पहला फंक्शन था जो कि तजारती बैंक्स का था। अब दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये लोगों को कर्ज़े देता है। ठीक है, अब बैंक के पास आप कर्ज़ा लेने जाएंगे, बैंक आपको ऐसे कर्ज़ा थोड़ी ना देगा। बैंक सबसे पहले आपकी माली हैसियत का अंदाज़ा लगाएगा कि आया कंसर्न पर्सन या जिसने कर्ज़ा लिया है वो इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो कर्ज़ा वापस भी दे सके। ठीक है, इन्वेस्टर्स को बैंक कर्ज़े देता है, यानी एक तरफ हम लोग हैं जो कि बैंक में रकम जमा कराते हैं। अब इसमें ये देखें ना, अमानतें चार तरह की। अब जो बैंक है वो सारा पैसा अपने पास तो नहीं रखेगा, क्योंकि बैंक्स को ये पता है कि बहुत सारे लोग कुछ वॉलेट कैश अपने पास रखेगा, क्योंकि तलबी अमानतों में जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसमें तो हम किसी भी वक्त अपनी रकम बैंक से तलब कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है बैंक को पता है कि बहुत सारे लोगों की ये अकाउंट है, तो वो उनको डील करने के लिए इतना कैश अपने पास ज़रूर रखती है ताकि जो करंट अकाउंट में जिनका अकाउंट खुला हुआ है या डिमांड डिपॉजिट, वो अपना किसी भी वक्त रकम ले सके। जो मियादी अमानतें या बचत अमानतें, इसमें बैंक श्योर होता है कि इतने अरसे से पहले ये लोग अपनी रकम का तगाज़ा नहीं करेंगे, तो वो वाली जो अमाउंट होगी वो बैंक क्या करेगा, सारी की सारी आगे कर्ज़े के तौर पर लोगों को दे देगा। अब जो तीसरा फंक्शन है बैंक का वो क्या है, हुंडियों को बट्टा लगाना। हमने सेकंड चैप्टर में हुंडी पढ़ा था। हुंडी क्या है, एक ये नोट ही होता है लेन देन के सिलसिले में, जब आप फ़ौरन अदायगी नहीं करते हो बल्कि फ्यूचर में प्रॉमिस करते हो, एक लेने वाला है देने वाला है, तो तीसरा कौन सा इन्वॉल्व, थ्री पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है आपकी हुंडियों को। हुंडी आपको पढ़ाई थी। अब हुंडियों को बट्टा लगाना क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ था ख़रीदने वाला, बायर है ख़रीदने वाला, ये इसको ख़रीदने वाला, एक तरफ है सेलर। अब जो और दरमियान में बैंक भी इन्वॉल्व है इनके लेन देन में। अब जो बेचने वाला है, ये ख़रीदने वाला है, इसने रकम अदा करनी है इसको, तो ये क्या करता है, ये रकम नहीं देता बल्कि एक उस पर लिख देता है कि मैं ये 3 माह बाद ये जो अमाउंट है ये आपको अदा कर दूँगा। फिर अब ये कि अब सेलर को पता है कि इसको जो रकम है वो कब मिलनी है, 3 माह बाद। अब बैंक इसके ऊपर कोई भी अपना अप्रूवल दे देता है। अब अक्सर ये होता है कि ये जो सेलर है इसको 3 महीनों से पहले उस अमाउंट की ज़रूरत होगी है, तो वो वही जो हुंडी है वो किसके पास ले जाएगा, बैंक के पास, और बैंक उसको उसके अगेंस्ट कर्जा यानी वो रकम दे देगा। इसी को कहते हैं हुंडियों को बट्टा लगाना। ठीक है, थोड़ा सा अजीब टर्म है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियों को बट्टा लगाना। आसान आला मुबादला। अब आसान आला मुबादला से क्या मुराद है, अब जैसे मरकज़ी बैंक का तो ये फंक्शन था कि उसने मुल्क में नोट जारी कर दिए हैं। अब उन नोटों को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये किसका काम है, तजारती बैंक्स का। यानी तजारती बैंक ने लेन देन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है। हम बड़ी इजी वे में जब हमारा दिल करता है या हम अपनी रकम रखवाना चाहें या वहाँ से कर्ज़ा लेना चाहें, हम डायरेक्ट किसी भी तजारती बैंक जैसे HBL, यूनाइटेड, कमर्शियल बैंक, इनमें से किसी भी बैंक पे से किसी भी वक्त इंटरेक्ट कर सकते हैं। बैंक्स ने ये हमारे लिए बहुत आसान बना दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी हमारा कोई इशू मरकज़ी बैंक ने नहीं सॉल्व करना, ये किसने करना, तजारती बैंक ने। ठीक है, आला मुबादला का ये मतलब है कि लेन देन आपका क्या हो गया, आसान हो गया। ज़र की बाहिफाजत और सहल मुंतकिली, हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि ये जो एतबारी ज़र की तख्लीक, एतबारी ज़र के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें यही था ना, ये चेक्स, ड्राफ्ट वगैरह, ये हुंडीज़, इन्होंने जो है ना ज़र को या पैसा जो हमारा है एक जगह से दूसरी जगह या बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पहुँचाना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, लोगों के लिए बड़ी सहूलियात हो गई। पहले जब बैंक्स नहीं थे तो लोगों को हर वक्त यही खदशा लगा रहता था कि किस तरह से अपनी रकम बाहिफाजत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी है, लेकिन बैंक्स ने इसको भी आसान बना दिया है। फिर 6th नंबर पे हम बात करते हैं कि क्या है, बैंक एजेंसी की खिदमात भी देता है। एजेंसी की खिदमात में क्या हो सकता है कि अक्सर बैंक, अब हम अक्सर देखते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में
आपकी जो फ़ीस जमा होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, बैंक्स के थ्रू। या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो अदा करते हैं वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, बैंक्स के थ्रू। यानी बिसाइड द ये कि वो आपकी इमारतों को वसूल करता है या लोगों को कर्जे देता है, बैंक ये भी फंक्शन एजेंसी की खिदमत का यही मतलब होता है कि अक्सर हमारी फ़ीसें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज फ़ीसेस या स्कूल्स की होती है, वो उनको नहीं देते, बल्कि कोई एक बैंक होता है जो हमारी सैलरीज़ होती हैं वो भी कहाँ आती हैं, बैंक्स के अंदर आती हैं। वो कभी भी कॉलेज या कोई इदारा डायरेक्ट हमें सैलरीज़ नहीं देता, बल्कि वो कहाँ थी, ये सारी खिदमत हट के भी बैंक क्या करता है, अदा करता है। फिर 7वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि बैंक क्या करता है, कीमती चीज़ों की हिफाजत करता है। यानी हम अगर हमारा बैंक के अंदर अकाउंट हो और हमारे पास जैसे कोई सोने, ज़ेवरात या ये चीज़ें भी हों, तो हम लोग बैंक लॉकर भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे अपना ज़ेवर या कोई भी कीमती चीज़ है, हम बैंक के पास रखवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी चीज़ घर के मुकाबले में ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी। बैंक आपको लॉकर देता है, आप वहाँ पे अपना ज़ेवर हिफाजत से, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप बैंक के अंदर रखवा सकते हैं। फिर 8th नंबर पे बैंक क्या करता है, बैंक सरमायाकारी करता है। सरमायाकारी का क्या मतलब होता है, कारोबार करना या पैसे को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ से मज़ीद इनकम जनरेट हो। ठीक है, अभी एक तो बैंक का ये काम हो गया ना कि बैंक ने आपसे अमाउंट ली, कर्जा दे दिया, और बैंक अपने तौर पे भी क्या करता है, आपकी जमा की हुई रकम का कारोबार करता है। अब सारी बात उसमें भी अगर वो मुनाफा कमाएगा, क्योंकि बैंक की अर्निंग का एक तो ज़रिया ये होगा कि वो जब लोगों को कर्जा देगा तो उसके ऊपर सूद लेगा। ठीक है, और दूसरा ये भी तो है कि बैंक किस तरह से अपनी इनकम जनरेट मज़ीद कैसे कर रहा है, कि बैंक उन पैसों का क्या कर रहा है, कारोबार कर रहा है। अब अच्छा, इन सब प्राइस के अलावा कि बैंक अमानतों को वसूल करता है, कर्जे देता है, हुंडियों को बट्टा लगाता है, ये लोगों का लेन देन आसान बनाता है, आपके पैसे को बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, आपको के लिए एजेंसी की खिदमत देता है, कीमती चीज़ों की हिफाजत भी देता है और सरमायाकारी भी करता है। और इसके अलावा भी बैंक्स के कुछ फ़राइज़ हैं, उसको भी देख लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं मुतफारिक फ़राइज़ जिसको कहते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक अक्सर जो उनके काबिले एतबार गाहक होते हैं या उनके अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट की सहूलत देता है। ओवरड्राफ्ट क्या है, आपके अकाउंट में 10 लाख रकम है, लेकिन आपको उस वक्त ज़रूरत कितनी पड़ी है, 12 लाख की। तो ओवरड्राफ्ट यही है ना कि आपके अकाउंट से ज़्यादा रकम अगर बैंक आपको फैसिलिटेट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। कि आपके अकाउंट में 10 लाख मौजूद है लेकिन आपको 12 लाख है, तो बैंक आपको 12 लाख दे देता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ओवरड्राफ्ट देगा जो काबिल एतबार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर साल हज और उम्रा अनाउंस होता है, जो उसकी एप्लीकेशन है वो कौन रिसीव कर देता है, वो भी बैंक ही रिसीव करता है। ठीक है, अक्सर बैंक कोई रोज़गार स्कीम, अब ये जब नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा था, बैंक ने अनाउंस की थी येलो कैब स्कीम, यानी सूद के बिना वो टैक्सी लोगों में दे रहे थे कि आसानी के लिए। यानी कोई ना कोई ऐसी स्कीम भी बैंक चलाता है इन सब फ़राइज़ से हट के। तो ये उसके बैंक्स के मुतफरिक फ़राइज़ में आता है। हज और उम्रा की दरख्वास्तें लेता है, ओवरड्राफ्ट की सहूलत देता है, खुद रोज़गार स्कीम के तहत कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, अक्सर हम सुनते हैं वो बैंक्स के थ्रू ही अनाउंस हो रही होती हैं। तो ये सारे काम थे जो कि बैंक्स करता है। हाँ, आज हमने पढ़े थे कि तजारती बैंकों के क्या फ़राइज़ थे। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इमानतें जमा करना। फिर अमानतों की 4 किस्म थी कि हम जो बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाते हैं, इसकी नौइयत कौन कौन सी हो सकती है, मियादी अमानतें क्या हैं, मियादी और बचत अमानतों में क्या फ़र्क है, तलबी अमानतें क्या हैं। नॉर्मली जो हम लोग होते हैं वो ज़्यादातर करंट अकाउंट ही खुलवाते हैं, जिसको तलबी अमानतें कहते हैं, जिसमें हमें जब रकम, जो हमारी सैलरीज़ की बेस पे भी अकाउंट खुलते हैं वो भी हमारे यही होते हैं, तलबी अमानतों वाले। क्योंकि इसमें अब सैलरी का भी ये तो नहीं होता कि हम पूरा पूरा साल हमने नहीं निकलवानी, हमें उस पैसे की ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ जाती है। तो तलबी अमानतों का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने पैसा जब चाहें, आपने अभी डिपॉज़िट कराया अभी निकलवा लें, अभी डिपॉज़िट करवाया कल निकलवा लें। यानी उसके ऊपर आपको बैंक को कोई नोटिफिकेशन नहीं देना पड़ता। और नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर जो अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा, कर्ज़े बैंक किस तरह से देता है, हुंडियों को बट्टा कैसे लगता है, ये हमने हुंडी के बारे में और उनकी एग्ज़ाम को पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि हुंडी की 4 किस्में होती हैं। आपकी दुरुशनी हुंडी, गैर दुरुशनी, देशी हुंडी, बदेशी हुंडी, दुरुशनी हुंडी, और ये सारी क्या थी, टाइप्स थी। इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा था। बैंक्स ने किस तरह से लेन देन को आसान बनाया, हमने जब ज़र के हवाले से ही पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें। तो उसके अंदर ये जो एतबारी ज़र है या वैसे ज़र है, कागज़ी ज़र, इसको कौन सर्कुलेट कर रहा होता है, मरकज़ी बैंक का काम तो यही है ना कि उसने नोट जारी कर दिए, या सिक्के हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना जारी करती है।
मरकज़ी बैंक का काम है नोट जारी करना, मुल्क में ज़रूरी पॉलिसी बनाना। अब वो ज़रूरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। और जो तजारती बैंक होते हैं वो अतबारी ज़र की तख्लीक किस तरह से करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी इस चैप्टर के अंदर। इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।